हमें जब आपने स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट लिया तो मुझे याद है उस वक्त आपकी कानकुनी में चले गए थे। हाँ, वो हमारे ग्रुप की एक कोल माइंस थी, चमालंग की कोल माइंस। जब मैं दुबई चला गया एक साल के बाद जब दुबई में आया तो फिर मैंने कहा कुछ करते हैं, तो मैंने ये वाली माइन को देखना शुरू किया। तो उससे फिर मुझे पत्थरों में इंटरेस्ट शुरू हुआ। उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे थे? वो तो कोल माइंस कहाँ पे थी? वो चमालंग में, बलूचिस्तान में। कोलू मेक्तर के पास चमालंग एक एरिया है जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया। ये वही कोलू है जिसके बारे में कहते हैं कोलू के बैल? हाँ, ओके। कोलू के बैल वो तो घूमने वाले होते हैं। ये इलाका है मरियो का इलाका। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर हमने एक मिनरल सैंड की डील की जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज माइन है। लेकिन फिर हमने उसमें से कोल नहीं, वो मिनरल सैंड की माइनिंग थी, हैवी मिनरल सैंड। हाँ, हैवी मिनरल सैंड। उसकी हमने पूरी डील की, लेकिन फिर आखिरी टाइम पे हम एग्जिट हो गए। अब वो गल्फ मिनरल्स वाले कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज माइन है। तो उस वक्त फिर मैं काफ़ी घूमा और 2 साल घूमता रहा। पाकिस्तान में क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। बट दिस वाज वेरी अर्ली कंपेयर्ड टू द रीसेंट एपिसोड्स। अच्छा, तो वो करके फिर एक दिन मैं मामू की ज़मीनें देखने गया साकरों पे। ओके। तो वहाँ एक बंदे से मैं वो क्रीक साइड जो ज़मीनें थी, तो वहाँ पे कोई पुराने पॉन्ड्स बने हुए थे। तो मैंने कहा ये किस चीज़ के हैं? तो वो अलमानी बलोच साहब थे जिन्होंने 90s में पाकिस्तान में श्रिम्प फार्मिंग शुरू की थी। तो ये ज़मीन मामू की उसमें आ गई थी। तो मैंने कहा यार यहाँ पे, और वहाँ पे बंदा एक मछेरा था। मैंने कहा क्या पकड़, तो कहता है झींगा। तो मैंने कहा ये तो नेचुरल हैबिटेट है इसकी। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा मैं श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर। मुझे याद है ये वो पॉन्ड है जिनके साथ वो क्रीक सी बनी हुई है, नेचुरल समंदर का रूट केनाल टाइप बना हुआ है। अच्छा, फिर आपने वो शुरू की? तो 5 साल आई गेव माई लाइफ टू श्रिम्प फार्मिंग, जिसमें आप श्रिम्प का अंडा बाहर से लाए थे और आपने हैचिंग यहाँ की थी? हाँ, हम अंडा बाहर से नहीं लाए थे, हम पोस्ट लार्वा बाहर से ला रहे थे। ओके। हमने एक दफ़ा ब्रूड स्टॉक भी मंगाया था बाहर से। ये आसान उर्दू में बताया, लार्वा क्या और फूड स्टॉक क्या? लार्वा वो बच्चा है जो अंडे के बाद के स्टेज पर होता है, ठीक है। तो वो तैयार होता है बिल्कुल। ये वियतनाम से लाते थे? हम लोग थाईलैंड से लाते थे। वियतनाम से हमने एक दफ़ा ब्रूड स्टॉक मंगाया था। ब्रूड स्टॉक मदर स्टॉक होता है। अच्छा, ओके। तो जिससे आप हैचिंग करवाते हैं? जिससे हैचिंग करके मेल फीमेल दोनों मंगवाए थे। उसमें ही हुआ ये कि हमारे एयरपोर्ट पे उन्होंने उसको 24-36 घंटे रोक लिए। और टेम्परेचर वेरिएशन? कोई रेगुलेशन ही नहीं था। वो कह रहे हैं इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो हमारा तकरीबन सब वेस्ट हो गया। ओह गॉड। तो अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि उससे पहले तो मैंने जो काम, मतलब मार्केट में तो ट्रेडिंग ले लो बेच दो, बहुत आसान है, पैसे आए चले गए। लेकिन जब श्रिम्प फार्मिंग शुरू की तो उसमें फेलियर्स भी बहुत हुए। इनको तो बच्चों की तरह पालना पड़ता है। मतलब राइट? पहले साल ही हमारे जब आए थे तो पॉन्ड टूट गए थे। काफ़ी चैलेंजेस फेस किए क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे मुल्क में भी किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहला साल तो हमने कुछ भी नहीं निकाला। जो पैसे हम तीनों पार्टनर्स ने डाले थे वो सब कुछ डूब गए। वाओ, बट यू डिड नॉट गिव इट अप? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, फिर दूसरे साल हम पार्टनर्स ने और पैसे डाले, हमने उसको और ऑर्गेनाइज़ किया। मैं फ़िलिपीन गया, वहाँ से एक्सपर्ट लेके आए, हमने हैचरी बनाई। हमने कहा हम ऑर्गेनाइज होके करते हैं। पहले तो वी जम्प्ड इन, सब कुछ समझ नहीं थी। एक बलोच बंदा मिला था जो ईरान में काम करता था, उसकी भी हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। उसने हमें जितनी बातें बोली थी तो हमें लॉस हुआ। अच्छा, दूसरे साल में फिर हम ऑर्गेनाइज़ हो गए। हमें फ़िलिपीन से बंदा लेके आए, हमने अपने डिज़ाइन बेहतर किए। हमारा जो फिर हमने थाईलैंड से मंगाया, पहले हमने ईरान से मंगाए थे। पहले साल हमारा कुछ भी नहीं निकला, 500-600 किलो निकला था। दूसरे साल में वी वर अबाउट टू डू ब्रेक इवन। ओके। नहीं, हम छक्का लगने वाला था माशाल्लाह। लेकिन उसमें ये हुआ, कुछ ट्रेजेडीज़ हुई, कुछ लेट हो गए। हमने बाहर से बायस ढूंढने की कोशिश की क्योंकि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर काम करता है ना, वो प्रीमियम क्वालिटी में काम नहीं करता। क्योंकि हमारे बोट पे फैसिलिटी नहीं है, हम अपनी चीज़ों की कदर करते नहीं हैं। झींगा जब आप पकड़ते हो वो फ्रेश होता है, लेकिन उसके बाद की जो पोस्ट हार्वेस्ट केयर है वो पाकिस्तान में ज़ीरो है। तो हमारे पास बी कैटेगरी आता है। तो मैंने कहा यार अब अगर हमें ए कैटेगरी की प्राइस लेनी है, हमने जापान में लोगों से बात की, हमें हार्वेस्ट में डिले हो गया। ओहो। तो जो हार्वेस्ट हमें 5 महीने में करनी थी वो हम 8 महीने खींच गए। सीज़न ऑफ हो गया, सर्दी कोल्ड शुरू हो गई। तो हार्वेस्ट से पहले कराची में उस वक्त आई थी कोल्ड वेव और टेम्परेचर गया था 2 डिग्री तक। वो पिछले 15 साल का कराची का वो लोएस्ट ही है। तो अब हमारे
क्योंकि हमने क्रॉप लंबी खींच दी थी, तो स्लज जो अनईटन फीड होती है वो स्लज जमा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हमारे टाइगर श्रिम्प थे, और अली भाई वो आप समझे एक झींगा इतना इतना था। तो जब वो कोल्ड आई तो वो जो टाइगर श्रिम्प है वो बॉटम फीडर है, वो अपने आप को मिट्टी में छुपा लेता है। तो जब उसने छुपाया तो वो सारा स्लज था, उससे जो केमिकल रिलीज़ हुए उसकी वजह से जब 2 दिन बाद हमने हार्वेस्ट की तो समझे पानीपत का मैदान, जंग का मैदान था, हर तरफ झींगे मरे हुए पड़े हुए। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई 20 करोड़ रुपए की क्रॉप, और हमने कुछ निकाली 6-7 लाख रुपए की। तो नज़र आ रहा था आप सीखते जो हमारे यहाँ पे लोग करते हैं, मुर्दा खिला देते हैं कराची में लोगों। वो तो झींगा ऐसी चीज़ नहीं ना, झींगा ऐसी चीज़ है कि अगर उसको सही तरीके से आपको प्रोसेस करना है, यू डू चिल किल, और उसको आप स्लज में जाके फ़ौरन स्टोर करते हो, मतलब आप उसको किल भी चिल किल करते हो। अच्छा। स्लज बनाया हुआ था उसको डालते हो ताकि वो अपना एक्चुअल फ्लेवर मेंटेन कर सके, उसका सर भी हो, तो वो ए ग्रेड श्रिम्प में 1 मिनट। So you lost that because of the temperature and problems with the जो bottom. हमारी उसमें बहुत सारी हमारी भी लालच भी थी कि हम, मैंने लालच सुना था कि हाँ। आमिर भाई और उनके पार्टनर्स चाह रहे थे कि यार जबानी पैसा आ जाए, हालांकि आपको ऑफर आ गई हुई थी। ऑफर आ गई हुई थी, वो ऑफर अच्छी नहीं थी, मतलब वो ऑफर इसलिए अच्छी नहीं थी कि वो एक्सप्लॉयटेशन की बेस पे थी। समझ गया, मैं इनको पता नहीं है। नहीं, एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अभी इस वक्त जो हमारी फिशरीज की इंडस्ट्री है ना वो पूरी एक्सप्लॉयटेशन की बेस। आई नो। क्योंकि ये जितने बड़े बायर्स हैं ये लोगों को एडवांस पे करके देते हैं, उनको उधार में रखते हैं, तो फिर उनको पे नहीं करते। चले इस पे भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। जो सुबह हमारे मछेरे मछली पकड़ के लाते हैं, सुना है हर बोर्ड पे भी बता है, फिशरीज का भी है, मिनिस्ट्री का भी है, ये चल रहा है। हाँ सब कुछ है, अभी तक चल रहा है। हाँ सब कुछ चल तो रहा है। वापस आते हैं, छोड़े आमिर की जर्नी पे आए थे। चले वो श्रिम्प वाला हो गया, उसके बाद वो तो सारी पूरी क्रॉप हमारी खत्म हो गई, मेरे जितने पार्टनर्स थे वो भी सब भाग गए। Then your mother was not well, you went to take care of her and नहीं, then वो बात की बात हाँ। है, ये तो बात है 2012 की। उसके बाद फिर आपने वापस इनहेरिट कर लिया, दोस्त पार्टनर भाग गए। 2 जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने कहा भाई अब नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात हमसे ना हो पाएगा, हाँ, मैंने 3rd ईयर मैंने कहा खुद करें। इधर उधर से कुछ चीज़ें बेची, कुछ किया, मैंने कहा छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि बैड लगता ना, गलती भी थी हमारी, अपनी गलतियां भी थी, सीख भी रहे थे। मैंने कहा हिम्मत तो नहीं हारूंगा। तो तीसरे साल भी कुछ थोड़ी बहुत क्रॉप निकाली, पहले से बेहतर निकाली, लेकिन स्केल डाउन कर लिया, 4 पाउंड पे आ गया मैं। लेकिन 4 पाउंड पे फिर मैं एरिएटर लेके आ गया, टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा सा इंटेंसिव कर दिया। तो उस बीच में फिर फैसल भाई से मुलाकात हुई मेरी, और फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने एक जॉइंट वेंचर किया। वो लोग आ गए, वो हम लोगों ने थाईलैंड से और लोग लाए, तो फिर उसके बाद चीज़ें सक्सेस की तरफ चली गई। लेकिन सक्सेस भी कमर्शियल सक्सेस नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग तो पाकिस्तान में सब पूछते हैं कि अच्छा भाई तुमने ये 5 करोड़ रुपए का माल निकाला, पैसे कितने बचे? उसमें हमें पैसे नहीं बचे। एक जगह हमारा ब्रेक इवन हुआ, एक जगह हमारा लॉस हुआ। अब समझने की बात यह है कि पैसे क्यों नहीं बचे, जब आपके सारी चीज़ों के इनपुट 25% महंगा होगा और आपकी सेलिंग प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से 40% सस्ती होगी, तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं करते। करेक्ट। लेकिन आई वॉज हैप्पी कि हमने इस वक्त भी वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए 3 एकड़ से हमने निकाले थे रेवेन्यू।